फिल्म की शुरुआत एक सख्त अमेरिकी मरीन माइक से होती है जो एयरपोर्ट पर एक युवा महिला को अलविदा कहता है और अपने अगले मिशन के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करता है। अगले दृश्य में माइक और उसका स्पॉटर टॉमी एक रेगिस्तान को देखने वाली चट्टान पर तैनात हैं, अपने लक्ष्य के आने का इंतजार कर रहे हैं। टॉमी स्वभाव से बहुत बातूनी है, जबकि माइक का स्वभाव अधिक गंभीर है। वे देखते हैं कि एक तरफ कई लोग पैदल आ रहे हैं और दूसरी तरफ कई हथियारबंद वाहन उनकी ओर बढ़ रहे हैं। माइक का लक्ष्य 65 साल का आतंकवादी सैयद आसिफ है। जैसे ही टॉमी और रेडियो पर आवाज माइक को निशाना लगाने के लिए कहते हैं, उसे एहसास होता है कि लोग एक शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं और लक्ष्य शायद दूल्हे का पिता हो सकता है। मामला और जटिल हो जाता है जब दूल्हा और दुल्हन लक्ष्य के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। माइक को आदेश दिया जाता है कि वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूल्हे को मार दे, लेकिन वो किसी निर्दोष की जान नहीं ले पाता। माइक अपने कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि उसने लक्ष्य खो दिया। इसके बाद समारोह की रक्षा कर रहे हथियारबंद लोग उन दोनों को देख लेते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। लक्ष्य तुरंत भाग जाता है, जबकि माइक और टॉमी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि हथियारबंद लोग उनका पीछा करने लगते हैं। कौन ऐसा होगा जो कहीं के बीचों बीच एक शादीशुदा जोड़े की रक्षा करने के लिए आतंकवादी बन जाए। भागते समय उनका जीपीएस खराब हो जाता है और वे चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। हथियारबंद लोग चट्टानों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी माइक जल्दी से एक चतुर ध्यान भटकाने वाली चाल चलता है, जिससे वे दूसरी दिशा में चले जाते हैं। हथियारबंद लोगों से बचने के बाद दोनों निकासी की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उन्हें सामने के रेगिस्तान को पार करना होगा ताकि 5 घंटे दूर एक गांव तक पहुंच सकें जहां से उन्हें उठाया जा सकता है। वे पैदल निकल पड़ते हैं, रेत के तूफानों और झुलसा देने वाली गर्मी को सहते हुए। टॉमी अपने घर पर मौजूद बेटे की कहानियों से माइक का मनोरंजन करता है, या शायद उसे परेशान करता है। माइक को चुप और किसी बात से परेशान देखकर टॉमी उसे खुलकर बात करने के लिए मजबूर करता है। माइक बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को शादी के लिए प्रपोज करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसकी आदत पड़ जाती है। रेगिस्तान से गुजरते समय हवा एक चेतावनी संकेत उड़ाकर उनके पैरों के ठीक नीचे ला गिराती है। माइक उस संकेत को गंभीरता से लेता है। उसे याद आता है कि पिछले 40 वर्षों में रेगिस्तान में 33 मिलियन लैंडमाइंस दबाई गई हैं। टॉमी उसे भरोसा दिलाता है कि ये सिर्फ दुश्मनों को दूर रखने के लिए बर्बर लोगों की चाल है। माइक फिर भी सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका ध्यान उस चेतावनी संकेत पर अटका रहता है। टॉमी लापरवाही से माइक से कुछ गज आगे पीछे की ओर चलते हुए माइक के ज्यादा सोचने की आदत पर हल्के फुल्के ताने मारता है। अचानक एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है और फिर विस्फोट होता है। टॉमी ने एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। जैसे ही वो कुछ समय के लिए बहरेपन का शिकार होता है, माइक टॉमी की ओर कदम बढ़ाता है और वहीं एक और क्लिक सुनता है जहां उसका पैर अभी अभी पड़ा था। वो सदमे में जम जाता है। विस्फोट की रेत धीरे धीरे साफ होने लगती है। टॉमी विस्फोट से बच जाता है, लेकिन उसके घुटनों के नीचे के पैर कट चुके होते हैं। टॉमी दर्द से चिल्लाता और कांपता है। माइक खुद हिलने में असमर्थ टॉमी को शांत करने की कोशिश करता है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो माइक टॉमी के बेटे का जिक्र करता है, जिससे उसे कुछ हिम्मत मिलती है और वो अपनी सामने की जेब में रखी मरीन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मॉर्फिन खुद को इंजेक्ट कर पाता है। टॉमी फिर अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द फिर से उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को दर्द में देखकर माइक टॉमी की मदद करने के लिए अपना पैर लैंडमाइन से हटाने की पेशकश करता है। माइक अंदाजा लगाता है कि शायद जिस लैंडमाइन पर उसने पैर रखा है वो पुरानी और खराब हो चुकी है। टॉमी उसे ऐसा करने से मना करता है और माइक को रोकने के लिए वो अपनी बंदूक निकालकर अपने सिर पर तान लेता है। वो माइक से कहता है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा और खुद को गोली मार लेता है। माइक बेबसी में दुख से चिल्लाता है। वो रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस जाता है, हिल भी नहीं सकता। कुछ ही देर में खड़े खड़े थक कर वो एक घुटने पर बैठ जाता है। माइक समझता है कि उसे किसी तरह टॉमी के पास पड़े रेडियो को, जो कई गज दूर है, अपने पास लाना होगा। वो अपने जूते के भीते को एक कुल्हाड़ी से बांधकर रेडियो बैग को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और अतिरिक्त बैटरी टॉमी के शरीर पर है। माइक निराश हो जाता है, लेकिन फिर एक और योजना सोचता है। वो सोलर पावर से रेडियो चार्ज करने के लिए एक अस्थायी इंतजाम बनाता है। फिर वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने में सफल हो जाता है। वो तुरंत निकासी की मांग करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बार बार आने वाले रेत के तूफानों की वजह से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसकी लोकेशन तक नहीं उड़ सकते। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 52 घंटे में एक काफिला उसे बचाने आएगा। जवाब सुनकर माइक निराश हो जाता है। मेजर फिर सुझाव देता है कि माइक एक गड्ढा खोदकर उसमें कूदने की कोशिश करे, जिससे सिर्फ जानलेवा ना होने वाली अंगहानी होगी। माइक तय करता है कि वो डटा रहेगा और बचाव का इंतजार करेगा, अपनी घड़ी पर काउंटडाउन सेट करते हुए। फिर एक और भीषण रेत का तूफान पूरी ताकत से आता है। वो अपनी जगह से हिले बिना उसका सामना कर लेता है। जब तूफान खत्म होता है तो सबसे पहले उसे एहसास होता है कि तूफान टॉमी के शरीर और इसलिए अतिरिक्त बैटरी को उसके बिल्कुल पास ले आया है, लेकिन रेडियो उससे बहुत दूर बह गया है, उसकी पहुंच से बाहर। घंटे बीतते जाते हैं। माइक का पानी खत्म हो जाता है और वो बेहद हताश होने लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी खुद को गोली मारने का भी सोचता है। तभी वो देखता है कि एक बर्बर आदमी उसकी ओर आ रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए। माइक उसे लैंडमाइन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बर्बर उसकी हरकतों की नकल करता है, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो।
माइक उसे अपनी हालत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद करता है कि माइक को अगला कदम उठाना ही होगा। फिर वो माइक की पानी की बोतल लेता है और रेगिस्तान में गायब हो जाता है। पूरी तरह प्यासा और हताश माइक अपना पेशाब पीने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि एक छोटी बर्बर लड़की उसकी ओर आ रही है और उसकी पानी की बोतल वापस ला रही है। वो बोतल माइक को देती है और राहत की बात यह है कि वो पानी से भरी होती है। माइक अपनी प्यास बुझाता है। हालांकि लड़की कभी बोलती नहीं, लेकिन अपने खिलौना सैनिकों के जरिए वो भी मानो माइक से कहती है कि उसे माइन से हटकर आगे बढ़ना होगा। माइक उसे बताता है कि वो हिल नहीं सकता और लड़की से उसका रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की समझ नहीं पाती। हताश होकर माइक ज्यादा जोर से बोलने लगता है, जिससे लड़की डरकर भाग जाती है। जल्द ही रात हो जाती है और तापमान गिरने लगता है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। उसे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो अपना फ़ोन निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें देखने लगता है ताकि खुद को व्यस्त रख सके। उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो मिलता है। वीडियो में जेनी माइक से कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। माइक को युद्ध जीतकर जल्द से जल्द इसके पास वापस आना होगा। माइक भावुक हो जाता है। उसे डर लगता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसके साथ हो रही हर चीज से थककर वो सोने लगता है, लेकिन अचानक चौंक कर उठ जाता है जब उसे पता चलता है कि आग बुझ चुकी है। वो खुद को जंगली जानवरों से घिरा हुआ पाता है। वो अपनी बंदूक से उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। लगता है उसे मैन वर्सेस वाइल्ड थोड़ा और देखना चाहिए था। जानवर टॉमी के शरीर को घसीट कर ले जाते हैं। एक जानवर उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करके माइक उस पर गोली चला देता है। वो जानवर एक लैंड माइन पर गिरता है, जिससे विस्फोट होता है और बाकी जानवर डरकर भाग जाते हैं। सुबह होती है और वही बर्बर आदमी फिर आता है। वो माइक से कहता है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि लैंड माइन पर पैर रखने और जंगली जानवरों के साथ रेगिस्तान में एक रात बिताने के बाद भी अब तक जिंदा है। वो फिर से माइक को आगे कदम बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन माइक नहीं मानता। माइक उससे कहता है कि शायद उसे लैंड माइन्स की जगह पता है, क्योंकि वो हमेशा एक पैटर्न में चलता है। बर्बर जवाब देता है कि उसे लैंड माइन्स की जगह नहीं पता और वो सिर्फ इसीलिए टेढ़े मेढ़े चलता है क्योंकि सीधे चलने से ये ज्यादा सुरक्षित है। माइक फिर उससे अपना रेडियो लाने को कहता है। इस बार बर्बर आदमी मान जाता है, रेडियो लाकर माइक को देता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। माइक अपनी घड़ी देखता है और मदद आने में अभी भी 24 घंटे बाकी हैं। वो धीरे धीरे भ्रम देखने लगता है। माइक टॉमी को उसकी मौत के बाद फिर से जागते हुए देखता है। काल्पनिक टॉमी माइक को हिम्मत देता है और कहता है कि वो इस स्थिति से जिंदा बाहर निकलेगा। सूरज फिर ढल जाता है और माइक अपनी जिंदगी की सभी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को अकेला छोड़कर मिशन पर आने का पछतावा करने लगता है। वो फिर से खुद को जानवरों से घिरा हुआ पाता है। इस बार माइन के विस्फोट भी उन्हें नहीं डराते। माइक अंधेरे में बिना लक्ष्य के उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जानवर फिर भी उस पर हमला करते रहते हैं। वो जंगली जानवरों से लड़ते हुए अपने ही ख्यालों में खो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, माइक फिर से हकीकत में लौट आता है। उस पर हमला करने वाले सभी जंगली जानवर उसके चारों ओर मरे पड़े हैं। संख्या में कम होने के बावजूद वो सफल हो गया। सभी जानवरों को मार गिराने में सफल हो जाता है। माइक पिछले 45 घंटों से उस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला खड़ा है। उसका पैर माइन पर रखा है, बिना हिले डुले। फिर उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क मिलता है, जो उसे बताता है कि बचाव दल देर से पहुंच रहा है। वरिष्ठ उससे पूछता है कि क्या वो 17 घंटे और टिक सकता है। पहले ही अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका माइक जवाब देता है कि वो अब और नहीं सह सकता। मेजर उसे बताता है कि कोई उससे बात करना चाहता है। माइक फिर जेनी की आवाज़ सुनता है। माइक घबराकर उससे माफी मांगने लगता है, उसे छोड़ने के लिए, सब कुछ खराब करने के लिए और जो भी वो छूता है उसे बर्बाद कर देने के लिए। फिर वो भ्रम देखने लगता है और रेगिस्तान में अपने सामने एक सोफे पर जेनी को बैठा हुआ देखता है। वो उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगती है। वो गिरने ही वाला होता है कि अचानक बर्बर आदमी उसे पकड़ लेता है, मानो कहीं से भी आ गया हो। वो आदमी माइक के घावों की देखभाल करने लगता है और उसे उस समय के बारे में बताता है जब उसने भी एक बार माइन पर कदम रख दिया था, जिससे उसकी टांग चली गई थी। वो बताता है कि अपनी टांग खोने का दर्द ऐसा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की हर चीज खो दी हो, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिला और उसकी एक बेटी हुई तो अपनी टांग खोने का सारा दर्द मिट गया। वो कहता है कि जिंदगी में जो भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक उस आदमी से कहता है कि वो सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी बेटी, जिसने उसे पानी दिया था, बहुत सुंदर है और उसकी मुस्कान बिल्कुल अपने पिता जैसी है। आदमी बताता है कि अब उसकी कोई बेटी नहीं है। वो एक माइन विस्फोट में मारी गई थी, जब वे दोनों पिता बेटी मिलकर माइन निकालने और उनकी जगह टिन के डिब्बे रखने के लिए गए थे। माइक ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। बर्बर उससे कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी बेटी माइक से मिलने आई, लेकिन अब उसे सच में आगे बढ़ना होगा। फिर वो चला जाता है। माइक उसकी बेटी को फिर देखता है, लेकिन वो हवा के साथ जल्दी ही गायब हो जाती है। माइक फिर से भ्रम देखने लगता है। वो अपने हिंसक पिता को देखता है, जो उसकी माँ को पीटता था, जबकि वो बेबस होकर देखता रहता था। वो अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को देखता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए खूबसूरत पल भी देखता है। उसी समय वो रेडियो पर सुनता है कि बचाव दल वहां से गुजर रहा है और उन्हें उसकी सटीक लोकेशन जानने की जरूरत है। वो अपनी फ्लेयर उठाता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ही
पहाड़ी के पार से पहले वाले आतंकवादी उस पर गोली चलाने लगते हैं। गोलीबारी पास की एक माइन को सक्रिय कर देती है, जिससे विस्फोट होता है और फ्लेयर माइक के हाथ और पहुंच से दूर जा गिरती है। वो जवाबी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है और वही उसे हिम्मत देती है। माइक फिर अपनी बंदूक से जमीन पर गोली चलाकर अपने चारों ओर माइन विस्फोट करवाता है, जिससे रेत का धुआं उठता है और वो दुश्मनों से ढक जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और आतंकवादियों को खत्म कर देता है। बचाव दल वहां से गुजर रहा होता है, लेकिन फ्लेयर अभी भी उसकी पहुंच से बाहर है। माइक को बर्बर आदमी की बात याद आती है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। वो विश्वास की छलांग लगाता है और आगे कदम बढ़ाता है। कुछ नहीं होता, कोई विस्फोट नहीं। उसे पता चलता है कि जिस चीज पर उसने पैर रखा था वो दरअसल एक टिन का डिब्बा था, जिसे शायद बर्बर की बेटी ने उसके जीवित रहने के समय वहां रखा था। गांव वाले की बात सच साबित होती है। पूरे समय वो आदमी उसे यही समझाता रहा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौट सकता है। उसने उसे याद दिलाया कि वो कर सकता है और उसे रोकने वाली एकमात्र चीज उसका डर था। माइक इस बात से राहत महसूस करता है कि मुठभेड़ में लगी गैर घातक गोली के घावों के बावजूद वो जिंदा है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। शायद वो इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि वो बच जाएगा, या शायद उसे गुस्सा था कि वो सच को पहले समझ नहीं पाया। कारण जो भी हो, एक बात तय थी, ये घटना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी और उसने एक बहुत कीमती सबक सीख लिया था। फिर वो फ्लेयर चलाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। बचाव दल उसे ढूंढ लेता है और वो घर लौट आता है। घर पर एयरपोर्ट में जनी उसकी राह देख रही होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसे गले लगाने से पहले ही वो एक घुटने पर बैठ जाता है, जैसे वो अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर करता आया है। फिर वो उसे प्रपोज करता है, वादा करते हुए कि वो उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वे आगे बढ़ सकते हैं, एक एक कदम करके। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।